हरियाणा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों के सेट 1 के एग्ज़ाम चल रहे हैं और 12 अगस्त 2024 को 10वीं कक्षा का इंग्लिश विषय का एग्ज़ाम है। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में इंग्लिश विषय की तैयारी करवाने के लिए इंग्लिश विषय का सेट 1 का पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाऊंगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि मैं आपको अपने चैनल पर हरियाणा बोर्ड से संबंधित जितनी भी लेटेस्ट जानकारी है वो भी उपलब्ध करवाता हूं। इसके अलावा आपकी फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सभी विषयों के सैम्पल पेपर और उनके सॉल्यूशन भी अपने चैनल पर अपलोड करूंगा ताकि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की भी अच्छे से तैयारी कर सकें। अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टूडेंट असेसमेंट सेट 1 का क्वेश्चन पेपर है। अगस्त 2024 के एग्ज़ाम के लिए 10वीं कक्षा का है, इंग्लिश विषय का है। 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए और आपका 40 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा। सेक्शन ए, यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है। सबसे पहले रीडिंग स्किल से क्वेश्चन आएंगे और इसके अंदर 2 अनसीन पैसेज आएंगे। दोनों को पढ़ना है, समझना है और उसके नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। पहला पैसेज देखते हैं। पहला पैसेज है 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर, यानी कि 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आग जलाने के लिए। 3 थिंग्स यानी कि 3 चीज़ें, आर नीडेड मतलब आवश्यकता होती है, टू मेक फायर मतलब आग जलाने के लिए। फ्यूल की यानी कि ईंधन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और हीट यानी कि तापमान की। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल और ऑफ फ्यूल, यानी कि जो लकड़ी है, वुड का मतलब होता है लकड़ी, कोल मतलब कोयला, कुकिंग गैस यानी कि जो एलपीजी है हमारे घरों में जो यूज़ होती है, और पेट्रोलियम। ये कुछ उदाहरण है, सम एग्जाम्पल यानी कि कुछ उदाहरण है ईंधन के। फ्यूल मतलब ईंधन। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर, और जो हवा होती है उसके अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है जो जलने में सहायक होती है। दैट इज़ वाई, इसलिए व्हेन यू ब्लो ऑन स्मल्डरिंग पेपर, यानी कि जब आप जलते हुए पेपर के ऊपर ब्लो करते हैं यानी कि फूंक मारते हैं, इट ओपन ब्रस्ट फ्लेम, तो उसमें जो आग है वो तेज़ हो जाती है। यानी कि जब आपने देखा होगा कि जब आग धीमी हो जाती है तो आप फूंक मारकर उस आग को तेज़ कर सकते हैं, यानी कि उससे क्या होगा, जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी और जिससे क्या होगा, आग और अधिक तेज़ी के साथ जलनी शुरू हो जाएगी। द थर्ड थिंग, यानी कि तीसरी जो चीज़ है, नीडेड मतलब आवश्यकता है, टू मेक फायर आग जलाने के लिए, इज़ हीट, वो है हीट यानी कि टेम्परेचर। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ, यानी कि जो फ्यूल है और ऑक्सीजन है, डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ, वो स्वयं जो है आग उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, यानी कि उनमें खुद ब खुद आग नहीं लग सकती हैं। और एल्स न्यूज़पेपर और ए स्टिक लेइंग ऑन द ओपन वुड नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन, यानी कि इसके अलावा जो न्यूज़पेपर है या फिर कोई लकड़ी है, स्टिक का मतलब होता है लकड़ी, लेइंग मतलब जो पड़ी हुई है, ओपन यानी कि खुले में, वुड नॉट कैच फायर उसमें भी जो है आग नहीं लगेगी, ऑन इट्स ऑन यानी कि खुद ब खुद, यानी कि किसी भी ईंधन के अंदर अपने आप आग नहीं लगती है। टू बर्न ए पीस ऑफ पेपर, यानी कि टू बर्न मतलब जलाने के लिए, ए पीस ऑफ पेपर यानी कि कागज़ का एक टुकड़ा, और वुड यानी कि या फिर कोई लकड़ी का टुकड़ा, यानी कि कोई कागज़ या फिर लकड़ी के टुकड़े को जलाने के लिए, वी हीट इट, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा यानी कि गर्म करना पड़ेगा। बिफोर इट कैचेज़ फायर, यानी कि आग जलने से पहले, क्योंकि हर एक चीज़ तब जलनी शुरू होती है जब उसका जो टेम्परेचर होता है यानी कि जो फ्लैश पॉइंट होता है उस लेवल तक उस चीज़ को गर्म किया जाए, और जब वो चीज़ जो है जलनी शुरू होती है। तो आगे यही चीज़ बता रखी है। वी ऑफन डू इट विद ए लाइटेड मैच, यानी कि आग जलाने के लिए हम क्या करते हैं, जो माचिस है, लाइटेड मैच यानी कि जो माचिस है उसका प्रयोग करते हैं आग जलाने के लिए। एवरी फ्यूल हैज़ ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि हर एक फ्यूल का यानी कि हर एक ईंधन का एक अपना पर्टिकुलर मतलब निश्चित टेम्परेचर होता है, यानी कि ताप होता है। एट विच इट बिगेंस टू बर्न, जिस पर वो जलना शुरू कर देता है। जैसे कि कागज़ है, उसका जो फ्लैश पॉइंट है यानी कि जो जलने का जो टेम्परेचर है वो कम है तो वो जल्दी आग पकड़ लेता है, और जो लकड़ी है वो जलने में ज़्यादा टाइम लेती है क्योंकि उसका जो फ्लैश पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। दिस टेम्परेचर इज़ कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट, ये जो टेम्परेचर यानी कि ये जो तापमान है, इस ताप को ही जो है फ्लैश पॉइंट कहा जाता है या फिर किंडलिंग टेम्परेचर।
ऑफ द फ्यूल यानी कि ईंधन का, यानी कि ये जो तापमान है, ये तापमान जो है ईंधन का किडलिंग पॉइंट या फिर फ्लैश पॉइंट कहलाता है। इट इज़ समटाइम्स सेड दैट फायर इज़ ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर, यानी कि कहा जाता है कि आग जो है वो एक अच्छी भी है लेकिन ये बुरी भी है। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ ए वेरी यूज़फुल, इसका केवल यही मतलब है कि फायर जो है, आग जो है वो बहुत ही लाभदायक है, यूज़फुल है। एज लॉन्ग एज इट इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल, जब तक कि इसको नियंत्रण में रखा जाए, यानी कि आग तभी फ़ायदेमंद होती है जब वो कंट्रोल में यानी कि नियंत्रण में होती है। तो इस तरह से आपको जो है पैसेज को पढ़ना है, समझना है। उसके बाद जब आप नीचे क्वेश्चन करोगे तो आपको क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान लगेंगे। व्हाट इज़ नीडेड टू मेक ए फायर, यानी कि किस चीज़ की ज़रूरत होती है आग जलाने के लिए। तो ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, फ्यूल की भी ज़रूरत होती है यानी कि ईंधन की भी, और हीट की भी यानी कि टेम्परेचर की भी। तो आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबो यानी कि ऑप्शन डी। उसके बाद है व्हाट इज़ द टेम्परेचर नोन एज एट विच समथिंग बिगन टू बर्न, यानी कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर यानी कि तापमान क्या होता है, ताप नोन एज जिसको जाना जाता है, विच जिस पर समथिंग यानी कि कुछ, बिगन टू बर्न मतलब जलना शुरू कर देता है, यानी कि उस तापमान पर जिस पर कोई चीज़ जलनी शुरू कर दे उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको कहते हैं फ्लैश पॉइंट। तो ऑप्शन जो ए है आपका आंसर है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है चूज़ द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल, यानी कि एग्जाम्पल चुनने हैं ईंधन के। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन, तो वुड एंड कोल ये भी होता है, गैस भी ईंधन है, ऑक्सीजन एंड पेट्रोल भी। तो ऑप्शन डी जो है आंसर है। वेयर डज ऑक्सीजन कम फ्रॉम, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से आती है, यानी कि ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, तो ये मिलती है हमें हवा से, फ्रॉम एयर। तो ऑप्शन सी जो है आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपन्स व्हेन वी ब्लो ऑन ए स्मल्डरिंग पेपर, यानी कि जलते हुए पेपर के ऊपर जब हम फूंक मारते हैं तो क्या होता है, तो आग जो है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। इट ब्रस्ट्स इनटू फ्लेम। तो ऑप्शन ए जो है आंसर है। तो उसके बाद ये दूसरा पैसेज है, इसी तरह से इस पैसेज को भी पढ़ना है, और दोनों पैसेज के अंदर अंतर ये होगा, पहले वाले में एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आएंगे, दूसरा जो पैसेज होगा उसके जो है आंसर आपको लिखने होंगे। तो इस पैसेज को भी इसी तरह से पढ़ना है, समझना है, और फिर नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखें, व्हाट क्रिएचर आर कंसीडर्ड द मोस्ट हार्मफुल टू ह्यूमन, यानी कि व्हाट क्रिएचर यानी कि कौन सा जीव, क्रिएचर होता है जीव, आर कंसीडर्ड यानी कि समझा जाता है, द मोस्ट हार्मफुल यानी कि सबसे नुकसानदायक, टू ह्यूमन मतलब इंसानों के लिए, यानी कि इंसानों के लिए जो है सबसे हार्मफुल यानी कि नुकसानदायक जीव जो है कौन सा है, तो चूहों को या चूहिया यानी कि रैट मतलब चूहा और माइस मतलब चूहिया, ये जो है सबसे हार्मफुल जीव हैं इंसानों के लिए। वाई इज़ कंट्रोलिंग द ब्रीडिंग ऑफ रैट्स एंड माइस चैलेंजिंग, यानी कि चैलेंजिंग का मतलब है चुनौती, नियंत्रण, व्हाट वाई इज़ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण करना क्यों, ब्रीडिंग यानी कि जो प्रजनन है चूहों का उसको नियंत्रित करना क्यों चैलेंजिंग है यानी कि मुश्किल है, बिकॉज देयर हाई रेट ऑफ ब्रीडिंग, क्योंकि इनकी जो ब्रीडिंग है, जो प्रजनन क्षमता होती है चूहों की, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी टाइप ऑफ फूड फॉर रैट्स एंड माइस, यानी कि जो प्राइमरी फूड है यानी कि भोजन है चूहों का और चूहिया का वो कौन सा है, तो ग्रेन्स ऑफ ऑल सॉर्ट यानी कि सभी प्रकार का जो अनाज है, ग्रेन का मतलब होता है अनाज, ऑल सॉर्ट मतलब सभी प्रकार का, आर देयर चीफ यानी कि उनका मुख्य और फेवरेट फूड है यानी कि भोजन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हाउ टू रैट्स एंड माइस कंट्रीब्यूट टू द स्प्रेड ऑफ डिजीज़, डिजीज़ होती हैं बीमारियां और स्प्रेड होता है फैलना, यानी कि चूहे और जो चूहियां हैं वो कैसे अपना योगदान देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं बीमारी को फैलाने में, तो आंसर है रैट टेंटेड, यानी कि जो चूहों के द्वारा दूषित किया गया जो भोजन है, काजिज़ मतलब कारण बनता है, डिजीज़ मतलब बीमारियों का, टू मैन मतलब व्यक्तियों के लिए, और एनिमल मतलब जानवरों के लिए। नेम द 3 कैटेगरीज ऑफ रैट्स, यानी कि 3 कैटेगरी बतानी है, श्रेणी, कैटेगरी का मतलब होता है श्रेणी, ऑफ रैट्स मतलब चूहों की एंड चूहिया की, फाउंड इन इंडिया जो पाए जाते हैं इंडिया के अंदर, बेस्ड ऑन देयर
हैबिटेट्स यानी कि उनके निवास स्थान के आधार पर। बेस्ड का मतलब होता है आधार और हैबिटेट का मतलब होता है निवास स्थान, यानी कि जो चूहे हैं वो कहाँ कहाँ पर रहते हैं उसके आधार पर कैटेगरी बनानी है। तो आंसर देखें, फर्स्ट यानी कि पहले, दोज दैट लिव इन फील्ड यानी कि ऐसे जो खेतों में रहते हैं, यानी कि वो चूहे जो खेतों में रहते हैं। सेकंड, दूसरे, वाइल्ड स्पीसीज़ यानी कि जो जंगली हैं, फाउंड इन फॉरेस्ट जो जंगलों में पाए जाते हैं। और तीसरा है हाउस होल्ड पेट्स यानी कि जो घरों में पाए जाते हैं। तो पहली जो श्रेणी है वो चूहे जो खेतों में पाए जाते हैं, दूसरे चूहे जो जंगलों में पाए जाते हैं, और तीसरे चूहे वो हैं जो घरों में पाए जाते हैं। तो ये 3 श्रेणियां हैं। उसके बाद है सेक्शन बी, राइटिंग। इसमें जो है एक एप्लीकेशन आएगा और एक पैराग्राफ आएगा। तो एप्लीकेशन जो है, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर फॉर लीव ऑफ अब्सेंस फॉर 1 वीक ऑन अकाउंट ऑफ योर मदर इलनेस यानी कि मदर की बीमारी के लिए 1 सप्ताह के लिए आपको स्कूल से छुट्टी लेनी है। तो उसके लिए एप्लीकेशन लिखनी है। तो टू द हेडमास्टर, गवर्नमेंट हाई स्कूल रोहतक, लीव फॉर मदर इलनेस यानी कि छुट्टी मदर की इलनेस के लिए। विद ड्यू रिस्पेक्ट यानी कि आदर सहित। आई विश टू स्टेट दैट यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि दैट मतलब कि आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th ए यानी कि मैं विद्यार्थी हूँ 10th ए का। इन योर स्कूल यानी कि आपके स्कूल में। माई मदर इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर यानी कि मेरी माँ जो है बुखार से पीड़ित है। सफरिंग का मतलब होता है पीड़ित होना, फीवर होता है बुखार। हर कंडीशन उनकी जो अवस्था है, कंडीशन का मतलब होता है अवस्था, इज़ सीरियस यानी कि गंभीर है। माई फादर इज़ नॉट एट होम मेरे पिताजी जो है वो घर पर नहीं हैं। ही हैज़ गॉन ऑन ए टूर यानी कि वो एक टूर पर गए हुए हैं, यानी कि काम के लिए जब कोई बाहर जाता है तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है टूर। आई एम द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स यानी कि मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ। ओनली सन मतलब इकलौता बेटा, ऑफ माई पेरेंट्स मतलब अपने माता पिता का। सो आई हैव टू लुक आफ्टर माई मदर, सो मतलब इसलिए, हैव टू मतलब मजबूरी को बताने के लिए यूज़ किया जाता है हैव टू और हैज़ टू, और पास्ट की मजबूरी को बताने के लिए हैड टू। लुक आफ्टर माई मदर यानी कि देखभाल करनी होगी अपनी माँ की। यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी लीव यानी कि आपसे प्रार्थना की जाती है। यू आर रिक्वेस्टेड मतलब आपसे प्रार्थना की जाती है। टू ग्रांट मतलब अनुमति दे। मी मुझे, लीव मतलब छुट्टी, फॉर 1 वीक मतलब 1 सप्ताह के लिए, फ्रॉम 10th अगस्त टू 16 अगस्त यानी कि 10 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक। आई शैल बी थैंकफुल टू यू मैं इसके लिए आपका आभारी रहूँगा। यूर ओबीडेंटली आपका आज्ञाकारी सुमित 10th ए 9 अगस्त 2024। उसके बाद एक पैराग्राफ भी आएगा चॉइस में, इन दोनों में से जो भी आपको आसान लगे वो आपको करना है। तो राइट ए पैराग्राफ ऑन ए विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस यानी कि हिस्टोरिकल प्लेस के ऊपर पैराग्राफ है। ए विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस इज़ ए बोथ इंस्ट्रक्टिव एंड इंटरटेनिंग यानी कि जो विजिट हैं, जब घूमने के लिए जाते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है विजिट। ए हिस्टोरिकल प्लेस यानी कि ऐतिहासिक जगह, इज़ बोथ यानी कि है दोनों है, इंस्ट्रक्टिव यानी कि इससे नॉलेज भी मिलती है और इससे मनोरंजन भी होता है, इंटरटेनिंग यानी कि मनोरंजन भी, यानी कि किसी भी ऐतिहासिक जगह को देखना इससे शिक्षा भी प्राप्त होती है और इसमें जो है मनोरंजन भी होता है। ए हिस्टोरिकल बिल्डिंग रिमाइंड्स अस द ग्लोरी ऑफ द पास्ट यानी कि जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, ऐतिहासिक बिल्डिंग, रिमाइंड यानी कि याद दिलाती है, अस मतलब हमें, द ग्लोरी मतलब शान, ऑफ द पास्ट मतलब बीते हुए समय की, यानी कि बीते हुए समय की जो ग्लोरी है, जो शान है, उसको बिल्डिंग के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसको उसके बारे में बिल्डिंगें जो हैं याद दिलाती हैं, अपन जो है देश के इतिहास को बताती हैं बिल्डिंगें। ड्यूरिंग द लास्ट समर वैकेशन, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, द लास्ट समर वैकेशन यानी कि पिछली गर्मियों की छुट्टी के दौरान। समर वैकेशन मतलब गर्मी की छुट्टियाँ और विंटर वैकेशन यानी कि सर्दी की छुट्टियाँ। आई वेंट टू आगरा यानी कि मैं आगरा गया, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। आई वेंट यानी कि मैं गया, टू आगरा आगरा। टू विजिट मतलब देखने के लिए, द ताजमहल ताजमहल को। आई वाज चार्म्ड यानी कि मैं खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, टू सी देखकर। इट्स ब्यूटी इसकी सुंदरता को। इट वाज बिल्ट बाय शाहजहाँ इसको बनवाया गया था शाहजहाँ के द्वारा। बिल्ट मतलब बनवाया गया, बाय शाहजहाँ मतलब शाहजहाँ के द्वारा। इन मेमोरी यानी कि याद में, ऑफ हीज़ बिलव्ड
क्वीन मुमताज़ महल, यानी कि अपनी जिससे वो प्यार करता था, बिलीव्ड, जो उसकी क्वीन थी मुमताज़ महल, उसकी याद में उसने ताजमहल बनवाया था। इट स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना। स्टैंड मतलब स्थित है, ऑन द बैंक, बैंक होता है किनारा, ऑफ द रिवर मतलब नदी, यमुना नदी के किनारे पर ये स्थित है। इट इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल, और ये बना हुआ है सफ़ेद मार्बल से, मार्बल के पत्थर से। देर आर 4 टाइप ऑफ मीनार्स, यहाँ पर 4 तरह की जो हैं मीनार्स हैं। ऊंची, टॉल का मतलब होता है ऊंची, 4 मतलब 4, जो है मीनार्स यानी कि मीनारें हैं। 1 एट ईच कॉर्नर, यानी कि चारों कोनों पर, यानी कि चारों कोनों पर जो है मीनार है ऊंची। देर इज ए ब्रॉड सर्कुलर गैलरी ऑल अराउंड, और यहाँ पर जो है ब्रॉड मतलब चौड़ी, देर मतलब वहाँ पर, ब्रॉड मतलब चौड़ी, सर्कुलर मतलब सर्कुलर शेप में, गैलरी है, ऑल अराउंड मतलब चारों तरफ। द बिल्डिंग इन द मून लाइट, यानी कि जो बिल्डिंग है, जो इमारत है, इन द मून लाइट यानी कि चांदनी रात में, इट लुक्स लाइक ए सिल्वर पैलेस, पैलेस होता है महल, तो चांदनी रात में जो ये बिल्डिंग है वो एक चांदी के महल की तरह दिखाई देता है। इट इज़ ए लिविंग पोएम, यानी कि एक जीवित कविता है। विद इट्स वंडरफुल एंड सुपर्ब आर्किटेक्चर, यानी कि इसके अद्भुत और सुपर मतलब शानदार, आर्किटेक्चर यानी कि बनावट का, यानी कि एक सुंदर बनावट और का ये जो है जीता जागता है एक कविता की तरह है। वी स्पेंट 3 आवर्स देयर, यानी कि वी मतलब हमने, स्पेंट मतलब बिताए, 3 आवर्स मतलब 3 घंटे, देयर मतलब वहाँ पर, इंजॉइंग पीस यानी कि शांति का आनंद लेते हुए, एंड ब्यूटी और सुंदरता का, ऑफ द प्लेस मतलब जगह की, यानी कि जो ये जगह है, इस जगह की जो सुंदरता थी और जो शांति थी उसका आनंद लेते हुए हमने 3 घंटे वहाँ पर बिताए। आई कैन नेवर फॉरगेट दिस विजिट, कहता है कि मैं इस विजिट को, इस यात्रा को कभी नहीं भूलूंगा। इट्स स्वीट मेमोरी, इसकी जो मीठी यादें हैं, विल ऑलवेज, विल फ्यूचर के लिए, ऑलवेज मतलब हमेशा, बी इन माई हार्ट यानी कि मेरे दिल में रहेंगी, यानी कि इस यात्रा की जो सुंदर यादें हैं वो हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। उसके बाद है सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर जो है ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे। तो पहला देखें इसके अंदर, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी कि आर्टिकल फिल करने हैं। तो पहला सेंटेंस देखें, ही इज़ डैश MLA, MLA तो यहाँ पर आएगा N, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर है। और आर्टिकल के अंदर ए और एन को फिल करना बिल्कुल ही आसान है। ए एन के लिए सिर्फ आपको इतना करना है कि डैश के बाद जो भी यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है उस वर्ड को जैसा आप पढ़ोगे उसको वैसा यूं का यूं हिंदी में लिखना है। अगर उसका पहला अक्षर ए आ ई इन 12 खंडी में से अगर पहली साउंड आती है, पहली आवाज़ आती है, तो आंसर में आ जाएगा एन। जैसे कि यहाँ पर MLA है, अगर मैं इस एम को हिंदी में लिखूँ एम, तो पहला अक्षर ए बनेगा, तो इस वजह से ही जो है यहाँ पर आंसर आया है एन। और अगर डैश के बाद, इस डैश के बाद जो भी शब्द यहाँ पर है उस शब्द को अगर आप यूं का यूं लिखते हैं, जैसा आप उच्चारण करोगे, जैसा उसको बोलोगे, उस यूं का यूं आप लिखते हो। जैसे कि वर्ड है टेबल, और इस टेबल को आप यूं का यूं हिंदी में लिखोगे तो पहला अक्षर जो बनेगा वो टे बनेगा हिंदी में। तो ये आता है कैक है में। अगर पहली जो साउंड आती है अगर वो कैक है, गैग है, इनमें से आती है तो आंसर में आ जाएगा ए। अगर पहली आवाज़ कैक है, गैगे से आती है तो आंसर में आ जाएगा ए। और दा के लिए आपको ये देखना होगा, कोई चीज़ अगर अपने आप में इकलौती है, अकेली है, कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है या कोई पवित्र बुक है या फिर कोई अपने आप में यूनिक चीज़ें हैं, उन सब के साथ दा लगता है, द आर्टिकल यूज़ होता है। उसके बाद अगला सेंटेंस देखें, मैन इज़ मॉर्टल, तो इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, तो नो आर्टिकल जो है इसका आंसर है। उसके बाद अगला सेंटेंस देखें, चूज़ द करेक्ट वर्ब, वर्ब वाला है। सी डैश गो टू टेम्पल एवरी डे, अब यहाँ पर एवरी डे लिखा हुआ है, जो काम आप डेली करते हो, वो जो आपकी हैबिट है, जो आपका रूटीन है, वो आते हैं सिंपल प्रेजेंट के अंदर। और सिंपल प्रेजेंट में अगर ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है तो इसका मतलब इसमें आंसर में आ जाएगा गोज, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर 3rd पर्सन है, तो वर्ब के साथ एस या ई एस में से लगता है, तो गो जो है गो के साथ ई एस लगेगा,
तो इसलिए जो है इसका आंसर आएगा गोज। तो सी गोज टू टेम्पल एवरीडे, यानी कि वो रोज़ाना मंदिर जाती है। उसके बाद अगला सेंटेंस देखें, वी डैश वेट फॉर द स्कूल बस एट द मोमेंट। एट द मोमेंट यहाँ पर ध्यान दें, एट द मोमेंट का मतलब है कोई ऐसा काम है जो इसी समय हो रहा है, और अगर कोई काम ऐसा है जो अभी हो रहा है तो इसका मतलब है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट देखना है वी है, तो वी के साथ आता है आर, वी आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस एट द मोमेंट, यानी कि इस समय पर हम स्कूल बस का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। उसके बाद पंक्चुएट द फॉलोइंग, यानी कि पंक्चुएशन वाला है, तो यहाँ पर हमें जो है पंक्चुएट करना है इसको। तो इसका आई बड़ा हो जाएगा, सैड यूँ का यूँ रहेगा, टू द टीचर। ये जो है नरेशन का जो सेंटेंस आता है बिल्कुल उसी तरह से आपको इसको बनाना है। तो आई कैपिटल हो जाएगा, उसके बाद बाकी सारा यूँ का यूँ रहेगा, टीचर के बाद कोमा लग जाएगा, फिर यहाँ से इन्वर्टेड कोमा शुरू हो जाएगा, और सर का जो एस है वो बड़ा हो जाएगा, और सर के बाद कोमा लग जाएगा, फिर आई बड़ा हो जाएगा, ये जो आई है ये बड़ा हो जाएगा, और उसके बाद जो ओथेलो है ओथेलो का ओ बड़ा हो जाएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा, और इन्वर्टेड जो कोमा था उसको क्लोज कर देंगे। नरेशन के आपने अगर क्वेश्चन देखे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाले, तो उसका जो क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल इसी तरह से इसको बनाना है। जैसे ही आपको ये दिखाई दे सैड टू, तो नरेशन के जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल उसी तरह से पंक्चुएशन में आपको उस सेंटेंस को बनाना होगा। तो इस तरह से आप जो है आंसर इसका दे सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, इसमें भी ये जो है आपकी बुक से जो है ये पैसेज आएगा, इसको पढ़ना है, समझना है, और ये पता करना है कि कौन से पार्ट से ये आया है। इसके नीचे जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर, नेम द लेसन फ्रॉम विच द अबोव पैसेज हैज़ बीन टेकन, यानी कि नाम बताएं उस लेसन का जिस लेसन से ये पैसेज लिया गया है। तो पार्ट का नाम है हीज फर्स्ट फ्लाइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वाई हैड ही नॉट गोन विद दैम, यानी कि क्यों वो उनके साथ नहीं गया। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम, यानी कि उसको डर लगता था उड़ने से उनके साथ। द मतलब उनके साथ उड़ने से जो है उसको डर लगता था। वट हैपन व्हेन ही रन टू द ब्रिक ऑफ द लेज, यानी कि पहाड़ के किनारे पर जब वो दौड़ा तो क्या हुआ। ही बिकेम अफ्रेड, यानी कि वो भयभीत हो गया, यानी कि डर गया। वट वाज ही सर्टेन अबाउट, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, यानी कि किस चीज़ के बारे में वो निश्चित था। आंसर देखें, ही वाज सर्टेन, यानी कि वो निश्चित था, दैट की हीज विंग्स, यानी कि उसके जो पंख हैं, वुड नेवर सपोर्ट हिम, वो उसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि उसको डर था कि उसके जो पंख हैं उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और वो नीचे गिर जाएगा, इसलिए वो उड़ने से डरता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फाइंड द पैसेज ए वर्ड विच मीन एज एज, यानी कि पैसेज में से वो शब्द ढूंढना है जिसका मतलब है एज। एज का मतलब होता है किनारा। तो पैसेज के अंदर वर्ड यूज हुआ है लेज, एज के लिए जो है लेज वर्ड यूज हुआ है। उसके बाद इसमें भी चॉइस में एक क्वेश्चन आएगा स्टैंजा, यानी कि पोएम से स्टैंजा आएगा और पार्ट से पैसेज आएगा। तो इन दोनों में से जो भी आपको आसान लगे वो करना है। तो ये पोएम से स्टैंजा है। इसके नीचे भी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, नेम द पोएम एंड द पोएट, यानी कि पोएम कविता का नाम बताना है और कवि का नाम। तो पोएम का नाम है ए टाइगर इन द जू और कवि का नाम है लेज़ली नॉरिस। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें, हु इज़ ही हियर, यानी कि यहाँ पर ही कौन है। तो हियर ही इज़ द टाइगर, यहाँ पर ही जो है वो टाइगर है, यानी कि ही जो शब्द है ये किसके लिए यूज हुआ है, ये टाइगर के लिए यूज हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ डज़ द टाइगर वॉक अबाउट इन द केज, यानी कि जो टाइगर है वो पिंजरे के अंदर कैसे चलता है। आंसर देखें, ही वॉक्स विद प्राइड, यानी कि गर्व के साथ चलता है, इन हीज केज, यानी कि अपने पिंजरे में, यानी कि टाइगर अपने पिंजरे के अंदर गर्व के साथ चलता है, प्राइड के साथ, यानी कि गर्व। वट इमोशन डज ही शो, यानी कि किस तरह के इमोशन, यानी कि जो भाव है वो दर्शाता है, दिखाता है। ही रिमेन क्वाइट, यानी कि वो रहता है, रिमेन मतलब रहना, क्वाइट मतलब चुप, इन हीज एंगर मतलब अपने गुस्से में, यानी कि गुस्से में वो बिल्कुल चुप रहता है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द
स्टैंजा विच मीन्स द सेम एज वॉक विद प्राइड और क्लियर, यानी कि पैसेज के अंदर कौन से वर्ड जो हैं वॉक विद द प्राइड के लिए यूज़ किया गया है और क्लियर के लिए तो स्टाल्क और विविड, क्लियर के लिए जो है विविड यूज हुआ है और वॉक विद प्राइड के लिए स्टॉल्क्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा लॉन्ग, यानी कि ऐसे टाइप जो क्वेश्चन है वो आएंगे। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द यंग सीगल इन द बिगिनिंग एट द एंड ऑफ द लेसन। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि तुलना करो और उनके अंदर भेद बताओ, अंतर बताओ। यंग सीगल में इन द बिगिनिंग शुरुआत, यानी कि पाठ की शुरुआत में, एंड और एट द एंड ऑफ द लेसन, यानी कि पाठ के अंत में, यानी कि शुरुआत में और अंत में क्या बदलाव आया उसके अंदर। आंसर देखें, इन द बिगिनिंग यानी कि शुरुआत में, ऑफ द लेसन मतलब पाठ की शुरुआत में, द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई, यानी कि जो यंग सीगल था वो उड़ने से डरता था। ही फेल्ट दैट, वो महसूस करता था कि हीज़ विंग, उसके जो पंख हैं, वुड नॉट सपोर्ट हिम, वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि उसका सहयोग नहीं करेंगे। हीज़ टू ब्रदर्स, उसके जो 2 भाई हैं, एंड सिस्टर और उसकी बहन, हैड ऑलरेडी फ्लोन, यानी कि वो पहले ही उड़ चुके हैं, यानी कि उड़ना उन्होंने सीख लिया। अवे फ्रॉम द लेज, यानी कि किनारे से, यानी कि पहाड़ के किनारे से उन्होंने ऑलरेडी, उसके भाई और बहनों ने उड़ना सीख लिया था। हीज़ पेरेंट्स कॉल्ड हिम ए लाउड वॉइस, उसके माता पिता उसको ऊंची आवाज़ में बुलाते हैं, यानी कि एक तरह से यूँ समझे कि धमकाते हुए उसे बुलाते हैं। दे स्कोल्डेड, स्कोल्ड का मतलब धमकाना ही होता है। हिम यानी कि वो उसके माता पिता जो है उसको धमकाते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, यानी कि इस सब के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट यानी कि इन सब के बावजूद, ही कुड नॉट करेज टू फ्लाई, ही कुड नॉट करेज यानी कि वो साहस नहीं कर सका, टू फ्लाई मतलब उड़ने का, यानी कि वो उड़ने का साहस इतना करने के बावजूद भी वो नहीं कर सका, यानी कि उसके माता पिता ने उसको डराया धमकाया लेकिन फिर भी वो नहीं उड़ सका। लेटर बाद में, इट वाज हीज़ मदर यानी कि उसकी जो माँ थी, हु टोट हिम जिसने सिखाया उसे, द आर्ट ऑफ फ्लाइंग यानी कि उड़ने की कला, यानी कि बाद में उसकी माँ ने उसको उड़ने की कला सिखाई। सी इनकरेज्ड हिम टू फ्लाई, सी मतलब वह, इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करती है यानी कि बढ़ावा देती है, हिम मतलब उसे, टू फ्लाई मतलब उड़ने के लिए। ही डाइव्ड डाउनवर्ड यानी कि वो छलांग लगा देता है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड होता है नीचे की तरफ यानी कि पहाड़ से नीचे की तरफ वो छलांग लगा देता है। सून जल्द ही, हीज विंग्स मतलब उसके पंख, स्प्रेड मतलब फैल जाते हैं, आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर, ही फ्लैप्ड देम वो उनको फड़फड़ाता है यानी कि उसके पंख जो है बाहर की तरफ खुल जाते हैं और फिर वो उनको फड़फड़ाता है विंग्स को यानी कि अपने पंखों को, एंड फ्लू अपवर्ड और ऊपर की तरफ उड़ जाता है। ही हैड नो फियर नाउ, अब उसको कोई डर नहीं था। ही वॉज वेरी हैप्पी वो बहुत खुश था। दस मतलब इस प्रकार, एट द एंड ऑफ द लेसन यानी कि पाठ के अंत में, वी फाइंड हमने पाया, द यंग सीगल जो यंग सीगल था, कॉन्फिडेंट वो कॉन्फिडेंट हो चुका था यानी कि उसमें जो कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था वो आ गया था, और ट्रायम्फेंट और वो जीत गया था, अपने डर के ऊपर उसने जीत प्राप्त कर ली थी। उसके बाद जो बड़े क्वेश्चन है उसमें भी चॉइस में एक क्वेश्चन आएगा, दोनों में से एक आपको करना होगा। तो क्वेश्चन है गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ ओसबेल, ओसबेल का करेक्टर स्केच देना है। ओसबेल इज ए सीक्रेट एजेंट, ओसबेल जो है वो एक सीक्रेट एजेंट है यानी कि जासूस है। ही लुक्स वेरी ऑर्डिनरी, लुक्स मतलब दिखाई देता है, वेरी ऑर्डिनरी मतलब बहुत ही साधारण। ही इज़ वेरी फैट और वो बहुत मोटा है, फैट का मतलब होता है मोटा। ही स्पीक जर्मन वो जर्मन बोलता है, एंड फ्रांस यानी कि उसको 2 भाषाएं आती हैं, जर्मन और फ्रांस। ही हैज़ एन अमेरिकन एसेंट आल्सो यानी कि उसका जो उच्चारण है वो अमेरिकन स्टाइल का है। बट ही सोज द प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन उसके अंदर बुद्धिमत्ता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है परिस्थितियों को समझते हुए जो जल्दी से निर्णय लेते हैं उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं, यानी कि उसके अंदर जो है बुद्धिमत्ता है। व्हेन द टाइम डिमांड यानी कि जब भी समय की मांग होती है तो वो अपनी बुद्धिमत्ता दिखाता है। ही हैज़ एन इम्पोर्टेंट पेपर ऑन मिसाइल यानी कि उसके पास जो है, ही हैज़ मतलब उसके पास है,
एन इम्पोर्टेंट पेपर यानी कि महत्वपूर्ण कागजात, ऑन मिसाइल यानी कि मिसाइल के। मैक्स एंटर्ड हीज रूम, मैक्स जो है उसके कमरे में एंटर्ड करता है यानी कि एंटर होता है। ही हैज़ ए गन, उसके पास एक गन है। इन हीज हैंड, उसके हाथ में। ही वांट्स टू स्नैच दैट पेपर, ही वांट्स मतलब वो चाहता है, टू स्नैच मतलब छीनना, दैट पेपर मतलब उन कागजात को, फ्रॉम ओसबेल मतलब ओसबेल से। बट ओसबेल इज़ नॉट नर्वस, परंतु ओसबेल जो था वो नर्वस नहीं हुआ यानी कि परेशान नहीं हुआ। ही रिमेन्स कूल यानी कि वो कूल रहा यानी कि शांत रहा। ही आउटविट्स मैक्स यानी कि वो मैक्स को हरा देता है, बाय इट्स प्रेजेंट ऑफ माइंड अपने बुद्धिमत्ता की वजह से। ही टेल्स मैक्स, वो कहता है, टेल मतलब बताना कहना, मैक्स दैट ही वुड आस्क द होटल अथॉरिटी, कि वो कहेगा होटल अथॉरिटी के यानी कि होटल के जो अधिकारी हैं उनको, टू क्लोज द बालकोनी, की वो बालकोनी को क्या करें, क्लोज कर दे, बंद कर दे। आउटसाइड द विंडो, जो खिड़की के बाहर है। ऑफ हीज रूम मतलब उसके कमरे के। पीपल एंटर हीज रूम यानी कि लोग जो हैं उसके कमरे में घुस जाते हैं, थ्रू दिस बालकोनी यानी कि इस बालकोनी के द्वारा। बट इन रियलिटी, परंतु वास्तविकता में यानी कि सच्चाई में, देर इज़ नो सच बालकोनी, वहाँ पर कोई इसी तरह की कोई भी बालकोनी नहीं थी, यानी कि सच्चाई में वहाँ पर कोई बालकोनी नहीं थी। सडनली दे हियर द नॉकिंग एट द डोर, सडनली मतलब अचानक ही, दे हियर, तो यहाँ पर हियर जो आएगा वो HEAR आएगा। हियर मतलब होता है सुनना। दे हियर यानी कि उन्होंने सुना, द नॉकिंग यानी कि खटखटाने की आवाज़, एट द डोर मतलब दरवाजे पर। ओसबेल टेल्स मैक्स यानी कि ओसबेल बताता है, टेल मतलब बताना, मैक्स को, दैट की इट इज़ द पुलिस, की ये पुलिस है। द पेपर नीड्स एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, क्यों कहता है कि कागजात जो कागजात थे उसके पास मिसाइल के, उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन यानी कि अतिरिक्त सुरक्षा की ज़रूरत है। मैक्स क्रॉसिस द विंडो, मैक्स खिड़की के पास जाता है। ही जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो, और वो खिड़की से जंप लगा देता है यानी कि छलांग लगा देता है। एंड डाइड और मर जाता है। दस इस प्रकार, वी सी हमने देखा, दैट की ओसबेल इज ए स्पाई, कि ओसबेल जो है वो एक जासूस है, विद ए शार्प माइंड यानी कि तेज़ दिमाग के साथ, यानी कि ओसबेल जो है एक तेज़ दिमाग का जासूस है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। पहला क्वेश्चन देखें, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज ए बॉय, यानी कि व्हाट डिड बीइंग फ्री यानी कि आज़ाद होने का मतलब क्या है मंडेला के लिए, एज ए बॉय यानी कि एक लड़के के तौर पर, एंड एज ए स्टूडेंट और एक विद्यार्थी के तौर पर। हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम, और किस तरह से वो भेद करता है, अंतर करता है, दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम यानी कि ऐसी स्वतंत्रता जो बदलती रहती है, विद द बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम, किसके साथ तुलना करता है, एक बेसिक और सम्मानीय आज़ादी के। आंसर देखें, एज ए बॉय यानी कि एक लड़के के तौर पर, फ्रीडम मीन टू हिम यानी कि आज़ादी का मतलब है उसके लिए, यानी कि एक लड़के के तौर पर नेल्सन मंडेला के लिए आज़ादी का मतलब है द फ्रीडम टू रन इन द फील्ड, कि वो फ्रीडम आज़ादी के साथ दौड़ सके। इन द फील्ड मतलब खेतों में। नियर हीज मदर हट्स यानी कि उसकी माँ के जो झोपड़ी है उसके पास जो खेत हैं वहाँ पर वो आज़ादी से दौड़ सके। इट मीन्स इसका मतलब है द फ्रीडम टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है धारा यानी कि नदी, दैट रन थ्रू हीज विलेज, जो उसके गांव से गुजरती है। तो आज़ादी का दूसरा मतलब उसके लिए ये है कि वो आज़ादी के साथ जो है स्विम कर सके, तैर सके। क्लियर स्ट्रीम यानी कि साफ नदी में, दैट रन थ्रू हीज विलेज, जो उसके गांव से गुजरती हैं। एज ए स्टूडेंट और एक विद्यार्थी के तौर पर, फ्रीडम मीन टू हिम यानी कि आज़ादी का मतलब है उसके लिए द फ्रीडम टू रीड, की आज़ादी हो पढ़ने की, रीड मतलब पढ़ना, व्हाट ही प्लीज़, जो उसको अच्छा लगे, प्लीज़ का मतलब होता है खुशी। टू गो वेयर ही चूज़, और जाए जहाँ वो चूज़ करे यानी कि अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वो कहीं पर भी जा सके। एंड स्टे आउट एट नाइट, और स्टे आउट मतलब रुक सके बाहर, नाइट मतलब रात को। उसके बाद ही कॉन्ट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम यानी कि वो तुलना करता है इस
बदलने वाली आज़ादी का, क्योंकि लड़के के तौर पर नेल्सन मंडेला के लिए जो आज़ादी का मतलब था अलग था, स्टूडेंट के तौर पर अलग था। तो कहता है कि ये जो बदलने वाली आज़ादी थी इसकी वो तुलना करता है विद द फ्रीडम मतलब आज़ादी के साथ, टू लिव ए लाइफ ऑफ डिग्निटी जिसके अंदर ऐसा जीवन है जिसमें सम्मान है, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट है, आत्मसम्मान है। ही रियलाइज्ड दैट यानी कि वो महसूस करता है, ही हैज़ वेल एज हीज पीपल हैड नन ऑफ इट, और वो महसूस करता है कि ना तो उसके पास और ना ही उसके लोगों के पास जो है इस तरह की आज़ादी थी। उसके बाद इसके चॉइस में भी क्वेश्चन आएगा, चॉइस वाला क्वेश्चन देखें। व्हेन डिड द सीगल फ्लाइट बिगिन यानी कि सीगल की जो उड़ान है कब शुरू होती है, एंड वेयर डिड इट एंड और कहाँ पर उसकी जो उड़ान है समाप्त होती है। आंसर देखें, द सीगल्स फ्लाइट बिगन व्हेन ही डाइव्ड एट द पीस ऑफ फिश यानी कि सीगल की जो उड़ान है यानी कि फ़्लाइट का मतलब होता है उड़ान, बिगन मतलब शुरू हुई, वैन मतलब जब, ही डाइव यानी कि जब उसने छलांग लगाई, एट द पीस ऑफ फिश यानी कि मछली के टुकड़े के ऊपर, इन हीज़ माउथ बीक मदर्स बीक जो उसकी माँ की चोंच में था, यानी कि जो उसकी माँ थी चोंच में वो मछली का टुकड़ा लेके आई थी और उसके पास नहीं जा रही थी और वो बहुत भूखा था। तो उसने उस मछली के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए अपनी माँ के ऊपर जो है छलांग लगा दी और वो फिर पहाड़ से नीचे गिर जाता है। ही फेल डाउनवर्ड वो नीचे की तरफ गिर जाता है। हीज़ फ्लाइट एंडेड और उसकी जो फ़्लाइट जो है यहाँ से तो उड़ान शुरू होती है और उसके बाद है हीज़ फ्लाइट एंडेड उसकी जो उड़ान थी उसका अंत होता है। वैन मतलब जब, ही ड्रॉप्ड हीज़ लेग यानी कि जब वो अपने पैरों को ड्रॉप करता है रखता है। टू स्टैंड यानी कि खड़ा होने के लिए, ऑन द ग्रीन सी मतलब हरे समुंदर पर, यानी कि समुद्र पर जब वो पैर रखता है उतरने के लिए तब उसकी जो फ़्लाइट है वो अंत होती है, उड़ान ख़त्म होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8 है। पहला क्वेश्चन देखें, इसमें 3 नंबर वाले ये क्वेश्चन है, हाउ डज़ द टाइगर वॉक अबाउट इन द केज यानी कि टाइगर पिंजरे में कैसे चलता है। व्हाट आर हीज इमोशन और उसके जो इमोशन है वो क्या हैं। द टाइगर इज़ लॉक्ड इन द केज जो टाइगर है वो लॉक्ड यानी कि बंद है, इन द केज मतलब पिंजरे में, केज का मतलब होता है पिंजरा। ही वॉक स्लोली वो धीरे धीरे चलता है, बट प्राउडली लेकिन गर्व के साथ। ही इज़ वेरी एंग्री वो बहुत क्रोधित है, ड्यू टू हीज इम्प्रिजनमेंट यानी कि अपनी कैद की वजह से वो जो है गुस्से में है। इन द केज मतलब पिंजरे में। बट ही इज़ हेल्पलेस लेकिन वो असहाय है, हेल्पलेस है। ही कांट डू एनीथिंग यानी कि वो कुछ नहीं कर सकता है, फॉर हीज़ फ्रीडम मतलब अपनी आज़ादी के लिए। सो ही वॉक साइलेंटली इसलिए वो चुपचाप चलता है, साइलेंटली मतलब चुपचाप। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट आर टू ओपिनियन ऑफ पीपल अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड यानी कि लोगों के दो कौन से विचार हैं दुनिया के अंत के बारे में। व्हाट इज़ द पोइट स्टैंड और कवि का जो है स्टैंड क्या है। आंसर देखें, देर आर टू डिफरेंट ओपिनियन यानी कि यहाँ पर दो तरह के अलग अलग विचार हैं, टू डिफरेंट ओपिनियन ऑफ द पीपल मतलब लोगों की, अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया के अंत के बारे में। सम सेज यानी कि कुछ कहते हैं, इट विल एंड कि इसका अंत होगा, इन फायर मतलब आग से, और आग का मतलब है डिज़ायर, यहाँ पर आग जो है सिंबल है डिज़ायर की और ग्रीड की यानी कि लालच की। बट अदर से परंतु दूसरे कहते हैं, इट विल एंड इन आइस दूसरे कहते हैं कि इसका अंत होगा आइस से, आइस का मतलब है हेट यानी कि आइस जो है यहाँ पर सिंबल है नफ़रत का। द पोइट फेवर्स यानी कि जो कवि है वो फेवर करता है, दोज उनका, हु सेज जो कहते हैं, दैट की द वर्ल्ड विल एंड इन फायर कि दुनिया का अंत होगा आग से, यानी कि कवि उनके साथ है जो ये कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा, फायर से होगा, यानी कि फायर का मतलब है यहाँ पर डिज़ायर और ग्रीड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज अनिल्स जॉब यानी कि अनिल की इन जॉब क्या थी, काम क्या था। व्हाट डिड ही यूजुअली डू यानी कि वो सामान्य तौर पर क्या करता है, विद द मनी मतलब पैसों के साथ, ही अर्न जो वो कमाता है। आंसर देखें, अनिल जॉब वाज टू राइट फॉर मैगजीन यानी कि अनिल का जॉब थी यानी कि काम था
वो मैगजीन के लिए लिखता था। मैगजीन पत्रिका, राइट मतलब लिखना, यानी कि मैगजीन के लिए, पत्रिका के लिए वो लिखता था। हीज़ इनकम वाज नॉट रेगुलर, और उसकी जो इनकम थी वो रेगुलर नहीं थी, यानी कि हर महीने उसको सैलरी नहीं मिलती थी। वेन एवर ही गोट मनी, जब जब कभी भी उसको पैसे मिलते, ही गोट मनी यानी कि उसको पैसे प्राप्त होते, ही वुड गो आउट, वो बाहर जाता, एंड सेलिब्रेट, और सेलिब्रेट करता। ही वेस्टेड मनी यानी कि वो पैसों को बर्बाद करता है, एज ही वाज एन ईजी गोइंग पर्सन, क्योंकि वो एक साधारण सा व्यक्ति था, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति था कोई भी उसको जो है बहका सकता था, इसलिए जो है वो पैसों को वेस्ट कर देता था, क्योंकि वो एन ईजी गोइंग पर्सन होता है जो एक आसानी से जिसको मूर्ख बनाया जा सके, ऐसा व्यक्ति। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ इज़ ओसबेल डिफरेंट फ्रॉम द सीक्रेट एजेंट, यानी कि जो ओसबेल है वो किस तरह से डिफरेंट है, अलग है, फ्रॉम द अदर सीक्रेट एजेंट्स, यानी कि दूसरे जो जासूस हैं उनसे। आंसर देखें, ओसबेल इज ए सीक्रेट एजेंट, ओसबेल जो है एक जासूस है, सीक्रेट एजेंट का मतलब होता है जासूस। ही इज़ वेरी फैट, वो बहुत मोटा है। जनरली मतलब सामान्य तौर पर सीक्रेट एजेंट यानी कि जो जासूस होते हैं, कैरी पिस्तौल, वो अपने पास पिस्तौल रखते हैं, कैरी करना मतलब रखना पिस्तौल, एंड लुक वेरी स्मार्ट, और बहुत स्मार्ट दिखते हैं। ओसबेल लुक्स वेरी केयरलेस, यानी कि ओसबेल जो दिखाई देता है बहुत लापरवाह दिखाई देता है, एंड इज़ क्वाइट डिफरेंट, और बिल्कुल अलग दिखाई देता है। क्वाइट डिफरेंट मतलब बिल्कुल अलग दिखाई देना, फ्रॉम द अदर सीक्रेट एजेंट यानी कि दूसरे जो जासूस हैं उनसे बिल्कुल अलग दिखाई देता है। इवन ही लुक्स क्वाइट ऑर्डिनरी, कहता है कि वो एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति दिखाई देता है। इन हीज अपीयरेंस मतलब दिखने में, यानी कि दिखने में वो केवल एक साधारण व्यक्ति जैसा दिखता है। तो ये था आपका सेट ए का इंग्लिश विषय का क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन 10वीं कक्षा का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।